प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अपने पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने वेक्टर स्पेस के काफी टॉपिक्स के ऊपर बात किया था और उन्हीं टॉपिक्स में से एक था लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। नाउ लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स कैसे चेक किया जाता है ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली है। नाउ आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट की स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आइए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। नाउ जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है, सपोज दैट हमारे पास में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है S इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा n तक। तो अगर हम लोग इसका कोई सबसेट लें S डैश, ठीक है ना, जिसमें कि अल्फा 1 से लेके अल्फा 2 से लेके ये अल्फा 3 से लेके अल्फा m तक हो, वेयर m इज लेस देन m, यानी कि जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं इस S डैश सेट में वो S सेट से कम है और उसी से लिए गए हैं, और ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो सेट होगा S डैश ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास में कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है S इज इक्वल, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट है S, और उसमें हमारे पास में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा n तक वेक्टर्स हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो उस केस में इस सेट में एक एलिमेंट अल्फा i ऐसा जरूर होगा जिसे उसके प्रीसीडिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 से लेकर ai-1 से लेके अल्फा i-1, यानी कि अल्फा i से पहले के जो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए कि यहां पर अल्फा i है तो उससे पहले अल्फा i-1 होगा, अल्फा i-2 होगा स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फा 1। तो उससे पहले के जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अल्फा i को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई रिपीट स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक थ्योरम भी है, इसका प्रूफ आप लोग बुक में चाहें तो देख सकते हैं। हम यहाँ पे केवल इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स में, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का अगर सेट हम लें तो उस लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के सेट में एक अल्फा i वेक्टर जरूर होगा ऐसा जिसको कि उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा बिकॉज कई जगहों पर ये यूज होगी। आई रिपीट दैट प्रॉपर्टी कि किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के सेट में किसी वेक्टर अल्फा i को उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी वन। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहती है कि अगर हमारे पास में कोई लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट है S जिसमें अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक वेक्टर्स हैं, तो इसका अगर कोई भी हम लोग सबसेट लेंगे स्टूडेंट्स, S1 इज द सबसेट ऑफ S, तो ये जो S1 है ये भी हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। आई रिपीट, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 इज दैट कि अगर हम कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स लें, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट लें S जिसमें कि अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक वेक्टर्स हैं, और इसमें हम लोग एक एलिमेंट कोई बाहर से जोड़ दें अल्फा m, तो ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सेट था इस अल्फा m के मिलाने के बाद में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हमने एक वेक्टर बढ़ा दिया है, यानी कि द सुपरसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बिकम द लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स की। अब आइए हम लोग इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं एंड दैट टॉपिक इज बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। आइए इसके ऊपर बात करें। तो इसके डेफिनेशन के ऊपर हम लोग बात करें तो लेट VF
be the vector space over the field F, the subset S of VF, the subset S of VF is called basis of VF if number one S is a set of linearly independent vectors, and number two, LS is equals to VF. That is what? Each element of VF is the linear combination of finite elements of S. Okay, of S. This is the definition of basis of a vector space, students. मतलब मान लीजिए कि हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस है VF फील्ड F पर और उसका एक सबसेट है S, मतलब उसी के ही वेक्टर्स का हमने एक सबसेट ले लिया है S. तो ये जो सबसेट S है इसी को ही हम लोग बेसिस कहेंगे अगर इसमें ये दो खासियत हो. पहली खासियत कि ये जो S है इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स लिए हैं आपने, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए. और लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं ये आपको पता है. नंबर 2, LS इज इक्वल्स टू VF, मतलब कि जो लीनियर स्पान ऑफ S है वो VF के इक्वल होना चाहिए. यानी कि S के वेक्टर्स जो हैं उनकी मदद से पूरा का पूरा VF जनरेट होना चाहिए. It means what? It means that each element of VF is the linear combination of finite elements of S. It means that कि S के जो एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के आप वेक्टर स्पेस VF के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं. ठीक है ना. तो अगर किसी सेट में जो कि VF का ही है उसमें ये दो प्रॉपर्टीज अगर हैं तो उस सेट को हम लोग कहते हैं बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस. राइट स्टूडेंट्स. तो ये हम लोगों ने यहां पर बेसिस की डेफिनेशन को समझा. अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं एंड दैट इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. ओके, आइए जरा देखते हैं कि ये क्या होता है. नाउ बच्चों अब हम लोग अगली डेफिनेशन की ओर आते हैं. दिस इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता क्या है? तो बहुत ही आसान सी बात है स्टूडेंट्स. मान लीजिए कि हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस है VF और उसका एक सबसेट लीजिए आप. किसका? VF का सबसेट ऑफ VF. मान लीजिए कि वो सबसेट ऑफ VF जो है वो हमने लिया S. ठीक. और S में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक. ठीक. एंड दिस n इज फाइनाइट और ये जो n है ये क्या है? फाइनाइट है. एंड इफ LS इज इक्वल्स टू VF, मतलब कि अगर ये जो सेट है, जो सबसेट है VF का, इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं, अगर उन वेक्टर्स की मदद से पूरा का पूरा VF जनरेट होता हो तो हम इस VF को then VF is called finite dimensional vector space students. It means that कि अगर VF का हर एक एलिमेंट एक फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के सबसेट से जनरेट होते हों तो उस वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाता है. आई रिपीट स्टूडेंट्स, आपने एक सबसेट लिया VF का
उस VF में जो है, उस सबसेट S में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द वेक्टर स्पेस। तो अगर उन वेक्टर्स की मदद से आप VF को जनरेट कर पाते हैं, यानी कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन जो S है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से VF के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर पाते हैं, तो उस वेक्टर स्पेस VF को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहा जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बेसिस की डेफिनेशन पढ़ के आए थे, तो ये जो बेसिस होता है ये भी किसको जनरेट करता है? VF को जनरेट करता है। इट मींस दैट कि जो भी VF को जनरेट करेगा बेसिस, ओके, यानी कि ये जो सेट S है जो कि VF को जनरेट कर रहा है वो अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी होगा, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट होगा। तो इन दोनों डेफिनेशन को आप क्लब कर दें तो आप पाएंगे कि जो बेसिस होता है, अगर उस बेसिस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो फाइनाइट हों, तो हम उस वेक्टर स्पेस जिसका कि वो बेसिस है, उस वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम लोगों ने 2 चीजें अभी तक देखी, एक कि बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, एंड नंबर 2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। आइए उसे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे अब डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस की, मतलब डायमेंशन होता क्या है। लेकिन इस डेफिनेशन के ऊपर बात करने से पहले हम 2 रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला रिजल्ट है स्टूडेंट्स नंबर 1 कि हर एक क्या एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। ठीक, यानी कि हर एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो होता है उसका एक बेसिस तो होता ही होता है कम से कम, ठीक है ना, हैज अ बेसिस। एंड नंबर टू जो दूसरा रिजल्ट है कि 2 बेसिस ऑफ a finite dimensional vector space has same number of elements, right students? मतलब कि अगर किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के 2 बेसिस हैं तो उन दोनों बेसिस में वेक्टर्स अलग अलग जरूर हो सकते हैं वो, लेकिन उन दोनों ही बेसिस में जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वो इक्वल रहेंगे। यानी कि अगर एक बेसिस में 3 एलिमेंट हैं, 3 वेक्टर्स हैं, तो दूसरे बेसिस में भी 3 ही वेक्टर्स होंगे। अलग अलग हो सकते हैं वो दिखने में, बाय नेचर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है बेसिस में हमेशा फिक्स रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के 2 बेसिस हों, एक में 3 एलिमेंट्स हों, एक में 3 वेक्टर्स हों और दूसरे में 4 वेक्टर्स हों। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर 3 इसमें हैं तो 3 इसमें भी होंगे। तो ये तो हुआ बच्चों ये 2 रिजल्ट्स कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। ये बात पक्की हो गई कि हर वेक्टर स्पेस का, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक बेसिस होता है। एंड नंबर 2 बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, ये 2 रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस की। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस है VF और उसका एक बेसिस है हमारे पास में, सपोज दैट B इज द बेसिस ऑफ VF, है ना। अब बेसिस की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और ये जो VF था ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था। नाउ स्टूडेंट्स, जो डायमेंशन ऑफ VF है उसको जो डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, जो सिंबल है वो सिंबल है डायमेंशन ऑफ VF। शॉर्ट में इसको हम लोग कभी कभी डायमेंशन ऑफ V भी लिखते हैं। इट मीन्स दैट दिस इज द डायमेंशन ऑफ VF। एंड नाउ डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस क्या होता है? इट्स अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ VF। यानी कि किसी भी वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होता है वास्तव में उस वेक्टर स्पेस के बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके इक्वल होता है। आई रिपीट अगेन, the dimension of the vector space is equals to the number of elements in the basis of the finite dimensional vector space। तो यानी कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बेसिस में जितने एलिमेंट्स होंगे वही उसका डायमेंशन कहलाएगा। अब आइए जरा कुछ एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं। जैसे
एग्जाम्पल, ठीक, जैसे कि हमारे पास में R3R है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो इसका मतलब ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो इस 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होता है वो स्टैंडर्ड बेसिस होता है बच्चों ये 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस। और इस स्टैंडर्ड बेसिस की मदद से इस 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में स्टूडेंट्स द डायमेंशन, इट्स अ डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है ना। उसी तरह से जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन जो होता है दैट इज आर स्क्वायर जिसे हम कहते हैं, उस आर स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा 2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। डायमेंशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर हमारे पास में केवल r है, ओके, रियल सेट ऑफ रियल नंबर है, तो उसका जो डायमेंशन है स्टूडेंट दिस इज इक्वल्स टू 1। और अगर कोई हमारे पास में वेक्टर स्पेस है n टपल का, तो उस n टपल का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हो जाएगा स्टूडेंट्स n, और उसका हर एक एलिमेंट जो है, उसका हर एक एलिमेंट n टपल के फॉर्म में होगा, ओके, x1 x2 डॉट डॉट xn, यानी कि उसमें नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे वो n पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो कैसे निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, ये हम लोगों ने शॉर्ट में डिस्कशन किया है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है ना। और हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल की मदद से भी देखा कि जो हमारे पास में प्रैक्टिकली जो स्पेसेस हैं उनका डायमेंशन क्या है और कैसे है वो, ठीक। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने बेसिस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड देन इसके बाद में डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस के ऊपर बातें करी और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर भी बात करी। अब आइए हम लोग जरा कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कोई भी जो सेट ऑफ वेक्टर्स हमें दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस है कि नहीं है। आइए जरा इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं, आइए देखें। अब आइए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा उन थ्योरी के बेस पर अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो है, शो दैट द वेक्टर्स 1 0 0 1 1 0 1 1 1 फॉर्म अ बेसिस फॉर आर क्यूब आर, ठीक है ना। मतलब हमारे पास में एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ओके, हमें बताना है कि क्या ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इसका बेसिस है। तो हमें किसी भी सेट को बेसिस बनाने के लिए उसमें 2 प्रॉपर्टीज दिखानी पड़ती हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले थ्योरम से देखा था कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है तो उसका एक बेसिस जरूर होता है। अगर वो बेसिस है तो उसमें जो सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, यानी वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये ऐसा दर्शाते हैं कि दे आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, देन हम आसानी से दिखा देंगे कि ये बेसिस है पहले, लेकिन इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, ओके, फर्स्ट वी टेस्ट गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी मेक linearly independent. So take scalars लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, scalars a1 a2 a3 belongs to R, okay, such that a1 1 0 0 plus a2 1 1 0 plus a3 1 1 1 is equals to 0. Now अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा a1 plus a2 and plus a3 comma 0 a2 plus a3 and comma a3 is equals to 0.
तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स हमारे पास में आएगा, वास्तव में ये जीरो वेक्टर है, तो हमारे पास में आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0, a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0 और a3 इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स। अब हमें इन तीनों को सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि a1, a2, a3 की वैल्यू क्या आती। अब पहला तरीका तो यहां पर आपको दिख ही रहा है कि हमारे पास में a3 इज इक्वल टू 0 है, तो a3 0 होने से यहां पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो a2 भी 0 हो जाएगा और a2 a3 के 0 होने से a1 भी 0 हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों जो स्केलर्स हैं वो 0 हो गए हैं। तो ये इजीली आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिख रहा है यहां पर। लेकिन बाय चांस आप मान लीजिए इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है बेसिकली, है ना, दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दीज इक्वेशंस। तो a इज इक्वल्स टू बनेगा बच्चों क्या, 1 1 1 0 1 1 एंड 0 0 1, और इसकी अगर हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालें स्टूडेंट्स तो इट्स अ 1 1 माइनस 0 प्लस 1, नॉट प्लस 1, इट्स अ माइनस 1 एंड माइनस 1, ये 0, ये भी 0, तो ये 0 एंड प्लस 1 एंड दिस इज 0 0। तो हमारे पास में जो फाइनली रिजल्ट आएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कि इन इक्वेशंस का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इट मींस दैट कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का केवल एक ही सोल्यूशन है एंड दैट द सोल्यूशन इज, सो the solution of system 1, suppose that this is system 1, so the solution of the system 1 is a1 is equals to a2 is equals to a3 is equals to 0। और जैसे ही ये तीनों स्केलर 0 हो जाते हैं तो वैसे ही हमारे पास में आ जाता है, so therefore vectors are linearly independent। So vectors are linearly independent, and now there are 3 vectors, ठीक है ना। तो there are कितने vectors हैं, 3 vectors हैं, okay, and dimension of r cube, और dimension of r cube भी कितना होता है, 3 होता है। It means that this implies that कि वेक्टर्स जनरेट आर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो होता है उसके बेसिस में उतने ही एलिमेंट होना चाहिए जितना कि उसका डायमेंशन है। तो यहां पर भी तीन वेक्टर्स हैं, हमारा जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन भी 3 है, दिख ही रहा है ये आर क्यूब, राइट। एंड जो ये वेक्टर्स थे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सो बाय थ्योरम, बाय नोन थ्योरम, given vectors form basis of r cube r स्टूडेंट्स, ठीक। तो यानी कि जो भी गिवन वेक्टर्स थे अगर हम उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दें, पहली चीज। दूसरा, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं अगर वो डायमेंशन के इक्वल हैं, जो भी हमारा वेक्टर स्पेस है, तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो सेट है, वो बेसिस बन जाएगा उस पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस के लिए। तो ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए था। अब आइए हम लोग कुछ और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लेते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट vectors 1 2 1 comma 2 1 0 comma 1 minus 1 comma and 2 of r cube form a basis for r cube. Also express
also express these vectors as linear combination of standard basis of R cube. ठीक, नाउ दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो यहां पर इस सेट को हम इस आर क्यूब का बेसिस कैसे दिखाएंगे, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि आप इस सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाइएगा, और क्योंकि इसका जो डायमेंशन है ये 3 है और ये भी 3 ही वेक्टर्स है, तो डायमेंशन मैच कर गया है। ओके, और जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इट मींस दैट दिस इज द बिकम द बेसिस ऑफ आर क्यूब। अब ये जो एक नई चीज इसने बोला है, ऑल्सो एक्सप्रेस दीज वेक्टर्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। तो पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि आर क्यूब का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स। तो आर क्यूब का जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस। और उसी तरह से आर स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1 0 एंड 0 1। और उसी तरह से अगर Rn का हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस निकालेंगे तो ये n टपल में चला जाएगा, पहले में 0 आएगा, पहले में 1 आएगा, बाकी सब में 0, यानी लाइक दैट 1 0 0 डॉट डॉट, ठीक, और दूसरे में आएगा 0 1 डॉट डॉट, ठीक है, ये 0 एंड सो ऑन, और ऐसे कुल मिला के उसमें n वेक्टर्स होंगे। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। बारी बारी से सीक्वेंसली आगे बढ़ते हुए हर बार पहले टपल 1 होगा, बाकी सारे 0, दूसरा वाले में फिर दूसरा टपल 0 होगा, 1 होगा, बाकी सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, सो ऑन लाइक दैट। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन स्टैंडर्ड बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं, एक्सप्रेस दीज वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है ना, मैं यहां पर थोड़ा सा गलत लिख गया हूं स्टूडेंट्स। यहां पर मुझे लिखना चाहिए था कि ऑल्सो एक्सप्रेस standard basis as linear combination of these vectors। मतलब कि इन स्टैंडर्ड बेसिस के जो वेक्टर्स हैं उन्हें इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना था। तो उसके लिए बहुत ही आसान था, आप ऐसा लिखते E1 इज इक्वल्स टू A1 1 2 1 प्लस A2 2 1 0 प्लस A3 1 -1 एंड 2। मतलब हमें तो पता नहीं है कि भाई ये स्केलर्स क्या यूज करें हम इसके साथ में कि E1 आ जाए, तो हमने दैट्स वाई ये ले लिया। तो यहां पर तो आ जाएगा 1 0 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू A1 प्लस 2 A2 एंड प्लस A3 2 A1 प्लस A2 and minus A3 comma A1 and ये तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स एंड प्लस 2 A3, राइट, दिस वन। तो ये हमारे पास में 3 इक्वेशंस हो गए स्टूडेंट्स एंड दिस इज इक्वल्स टू, इक्वेटिंग अगर करेंगे तो A1 प्लस 2 A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज 2 A1 प्लस A2 माइनस A3 इज इक्वल्स टू 0 और A1 प्लस 2A3 इज इक्वल्स टू 0। और इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारे पास में A1 A2 और A3 की वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स। और जो भी ये A1 A2 A3 की वैल्यूज आएंगी उन्हें अगर हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जो E1 स्टैंडर्ड बेसिस का पहला एलिमेंट था उसे हम इन गिवन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकेंगे। और फिर यही काम हम लोग दूसरे स्टैंडर्ड बेसिस और तीसरे स्टैंडर्ड बेसिस से के लिए करेंगे। तो कुल मिला के तीनों जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त हो जाएंगे। मतलब कि ये तीनों वेक्टर्स भी R क्यूब के वेक्टर्स को जनरेट कर रहे हैं।
इट मींस दैट कि इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से इन वेक्टर्स को बनाया जा सकता है। सो ये बेसिस की प्रॉपर्टी होती है, और बेसिस तो हम दिखाई चुके हैं, तो ये हम अब करके भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स। और इन तीनों इक्वेशंस को जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो मैं आपको यहां डायरेक्ट बता देता हूं कि इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में आपके पास में जो रिजल्ट आने वाला है बच्चों, एंड दैट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, आपके पास में a1 इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों कितना, a1 आएगा आपके पास में -2/9, b1 a2 आएगा आपके पास में 5/9, और जो a3 है वो आएगा आपके पास में 1/6। ठीक, तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, और यही काम आप फिर इन दोनों स्टैंडर्ड जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी करेंगे। तो फिर इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम इन वेक्टर्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, जो कि हमसे कहा गया था स्टूडेंट्स। तो ये एक क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट्स कि कैसे किसी भी बेसिस की मदद से दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को बताया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपको मदद करेगा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को करने में। ठीक है ना, आइए देखते हैं। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है, शो दैट द सेट S is equals to A plus IB, comma C plus ID is a basis of CR, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, if and only if AD minus BC is not equals to 0 स्टूडेंट्स। तो AD minus BC is not equals to 0, तो ये एक बेसिस होगा। तो मैं इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, केवल ये हिंट करूंगा कि कैसे हम AD minus BC is not equals to 0 लाएंगे। तो बहुत ही आसान है, हमें इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना होगा। उसके लिए हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो इट्स A1 A plus IB and plus A2 C plus ID is equals to 0 and plus I 0 स्टूडेंट्स, है ना। 0 वेक्टर के इक्वल ले लिया हमने, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर लिया हमने। एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज A1 A plus A2 plus A2 C, ठीक है, राइट, एंड प्लस I, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हमारे पास में हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू A1B प्लस A2D इज इक्वल्स टू 0 स्टूडेंट्स। एंड ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू, it is 0 plus I0, and this is equals to what, it is equals to A1A plus A2C is equals to 0, और A1B plus A2D is equals to 0। मतलब ये दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास में। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके A1 और A2 की वैल्यू को लेकर आना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों इक्वेशन के लिए जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, इट इज उसका हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा और उसकी डायरेक्ट डिटरमिनेंट वैल्यू, तो इट इज A C B and D, and this is equals to AD minus BC। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हमको दिया हुआ है, ये इस CR का बेसिस तब बनेगा जब ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होगा जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना आए। इट मींस दैट AD माइनस BC कैन नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, उसी केस में
ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये कंडीशन आसानी से दिखाई जा सकती है कि इसके लिए AD माइनस BC को इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, और डिपेंडेंट जो सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं वो तो बेसिस बना ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए इसको नॉट इक्वल्स टू 0 होना ही पड़ेगा। तो यहां पर ये चीज भी फिनिश हुई स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हिंट के साथ में फिनिश करके इस टॉपिक को ही फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। द क्वेश्चन इज लेट W be the subspace of V4R generated by the vectors the vectors 1 minus 2 5 minus 3 comma 2 3 1 minus 4 comma 3 8 minus 3 and 5 स्टूडेंट्स, माइनस 3 5 3 8। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। जनरेटेड बाय द वेक्टर्स, देन find a basis and dimension of W स्टूडेंट्स। तो ये एक क्वेश्चन है बच्चों, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें हमें एक वेक्टर स्पेस V4R, और दिख ही रहा है आपको कि V4I का जो डायमेंशन है वो 4 है। तो हमें एक सब स्पेस दे दिया है W, और वो ये कह रहा है कि ये जो W स्पेस है इट इज जनरेटेड बाय द वेक्टर्स, ये हमें वेक्टर्स दिए हैं। देन फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W, ठीक है ना। एंड नाउ अब हमें इसका बेसिस यानी W का बेसिस और उसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो बेसिस में जितने एलिमेंट होंगे वही W का डायमेंशन होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि इस W के लिए हम बेसिस फाइंड कैसे करें। तो क्योंकि हमें ये जो 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ये W को जनरेट कर रहे हैं, तो इन्हीं की मदद से स्टूडेंट्स हम लोग बेसिस फाइंड करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले आप इन तीनों वेक्टर्स की मदद से एक मैट्रिक्स बना लीजिए A, ठीक है ना। लाइक दैट 1 minus 2 5 minus 3 2 3 1 and minus 4 3 8 minus 3 and 5, राइट स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने मैट्रिक्स बना लिया। अब आप क्या करिए कि बेसिस और डायमेंशन ऑफ W फाइंड करने के लिए ये जो मैट्रिक्स आपने बनाया है इस मैट्रिक्स को एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब आप इसे एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एशोलेन फॉर्म, तो आपके पास में ये जो मैट्रिक्स A है ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक। एशोलेन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये हम लोग अपने लीनियर अलजेब्रा वाले टॉपिक में कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो पहले आप वहां से उसे फिनिश करिए, कंप्लीट करिए, देन यहाँ पर आइए, है ना। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट हिंट कर रहा हूँ। तो जब हम इसे एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 minus 2 5 minus 3 0 7 minus 9 2 0 0 0 0। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो सेट ऑफ मतलब ये जो हमारे पास में मैट्रिक्स था उसको हमने जब एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो ऐसा आया। अब इसे जरा ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है। तो आप देखेंगे कि जो रैंक ऑफ A है वो है 2। तो रैंक ऑफ A है 2। इट मींस दैट कि जो 3 वेक्टर्स इस W को जनरेट कर रहे थे वास्तव में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनसे जो मैट्रिक्स बना उसका जो रैंक आया वो 3 नहीं आया, 2 आ गया और कम आ गया। इट मींस दैट कि इस W को जनरेट करने के लिए 3 वेक्टर्स की नहीं केवल 2 वेक्टर्स की जरूरत है। और वो जो वेक्टर्स होंगे वो वेक्टर्स पता है क्या होंगे? वो वेक्टर्स होंगे 1 minus 2 5 minus 3 and comma 0 7 minus 9 2। तो ये जो 2 वेक्टर्स हैं ये 2 वेक्टर्स आसानी से W को
क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इट मींस दैट कि जो बेसिस है ऑफ W वो ये S है, बेसिस ऑफ S, ठीक है ना, बेसिस ऑफ W है कौन, ये दो वेक्टर्स स्टूडेंट्स। एंड इन दो वेक्टर्स की मदद से, क्योंकि पूरा का पूरा W जनरेट हो रहा है और ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, इट मींस दैट कि ये इसका बेसिस होगा, किसका, W का बेसिस होगा। और अब इस बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं, देयर आर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ W। इट मींस दैट कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक। यानी कि सबसे पहले हमने जो 3 वेक्टर्स दिए हुए थे, जो कि वो कह रहा था कि ये V4R को जनरेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी मदद से पहले एक मैट्रिक्स बनाया। मैं आपको यहाँ हिंट कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, इसको आप अपनी बुक की मदद से अच्छे से देखिएगा। तो इसको हमने क्या किया, इन तीनों वेक्टर्स को पहले की मदद से एक मैट्रिक्स बना दिया A, उसको एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने देखा उसकी रैंक आ रही है 2। तो जो रैंक आ रही है उस रैंक के आने के बाद में आप देखिए कि उस मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो वेक्टर्स बचे हैं वो कौन से हैं, तो ये 2 वेक्टर्स बचे हैं। तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वास्तव में यही दोनों वेक्टर्स फिर अब इस W को जनरेट करेंगे और उसका बेसिस बनेंगे। तो W के बेसिस में कितने एलिमेंट्स हो गए, केवल 2 एलिमेंट्स हो गए जो कि उसको जनरेट कर रहे हैं, और दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस करने के बाद में जो एशेलॉन फॉर्म आता है और जो उसकी रैंक भी बताता है, उस एशेलॉन फॉर्म में जितने भी रोज बची रह जाती हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ये दोनों ही वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो S है ये बेसिस बन गया W का, और क्योंकि इस बेसिस में केवल 2 एलिमेंट है, दैट्स व्हाई द डायमेंशन ऑफ W इज 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बच्चों बेसिस, डायमेंशन एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट के टॉपिक से मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स के इस छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने जो बहुत सारे टॉपिक्स को कम समय में कवर करने की कोशिश करी है विथ दीज एग्जांपल्स, आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई परेशानी या डाउट आता है तो आप हमें मेल के थ्रू पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।